मध्य प्रदेश की नदियां यानी कि अववाह तंत्र क्या होता है, इसको हम आज विस्तार से समझेंगे। तो मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं उनको समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि नदी किसे कहते हैं। देखिए, नदी की परिभाषा ये है कि ऊंचे स्थानों से निम्न स्थानों को प्रवाहित होने वाली जल राशि को नदी कहते हैं। अब क्योंकि हम जानते हैं कि फिजिक्स के नियम अनुसार पानी हमेशा ऊपर से नीचाई की ओर बहता है गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से। दूसरी बात, नदी में जल बहता है, फिर जो जल नदी में आता कहाँ से है, तो उसके दो स्रोत होते हैं, या तो वर्षा या ग्लेशियर। वर्षा का पानी नदी में आता है, या फिर ग्लेशियर। ग्लेशियर मतलब क्या होते हैं? ग्लेशियर जो बर्फ पहाड़ों पे जमा होता है, वो गर्मियों में पिघलता है, वो पिघला हुआ पानी भी काय में आता है? नदी में आता है। ठीक है, तो नदी की परिभाषा थी कि ऊंचे स्थानों से निम्न स्थानों को प्रभावित होने वाली जल राशि को नदी कहते हैं। ठीक है, और उनमें पानी आता कहाँ से? तो वर्षा से या फिर ग्लेशियरों से आता है। ठीक, अब इसके लिए हमें कुछ चीज समझनी होंगी कि भाई सबसे ऊंचा जो होता है वो होता है पर्वत। क्या होता है? ये कोई पर्वत है। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है? पठार। उसके बाद में क्या आता है? ये पठार है। और उसके बाद में क्या आता है? मैदान। ये क्या है? मैदान। और लास्ट में क्या होता है? समुद्र। क्या होता है? सागर। ये क्या है? सागर है। तो भाई सबसे ऊंचे पर्वत हैं, उनसे नीचे पठार, उनसे नीचे मैदान, सबसे यानी यदि कोई जल यहां से बहेगा तो इस तरीके से बहता पर्वत से पठारों पे, पठारों से मैदान पर, और मैदान के बाद में काय मिल जाएगा? यही होगा। यानी कि हमको ये पता होना चाहिए कि भारत में कहां पर कैसा उच्चावच है। ऊंचे स्थान मतलब पर्वत कहाँ है, पठार कहाँ है, तभी तो हम वहां से नदियां निकलती हैं, ये समझ पाएंगे। देखिए, पूरे भारत की यदि मैं बात करूं, भारत के में जितनी नदियां निकलती हैं उन पूरी नदियों को हम तो अववाह, एक और चीज समझ लीजिए, अववाह तंत्र किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नदी है, ये नदी है, इस नदी में ये एक नदी आके ये मिल रही है, एक नदी आके ये मिल रही है, एक नदी ये मिल रही है, ये मिल रही है, ऐसी नदियां बहुत सारी मिल रही हैं। मुख्य नदी थी, इसमें सहायक नदी। अच्छा, ऐसा ही हो सकता है कि इनमें भी, इसमें एक नदी ये मिल रही है, ये मिल रही है, ये मिल रही है, ये मिल रही है, और ये इस तरीके से। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा? अववाह तंत्र। नदी, मुख्य नदी और उसकी समस्त सहायक नदियों को सम्मिलित रूप से नदी तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये पूरा जो एरिया है उसका अववाह एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? अववाह क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? भारत की यदि बात करें, देखिए क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच में स्थित है। अब आप देखिए कि भारत का जितना भी अववाह तंत्र है उसे हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक हिमालयी अववाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र। अब आप जानते हैं कि ये क्या है? हिमालय पर्वत। क्या है? हिमालय पर्वत। इस तरीके से क्या है? हिमालय पर्वत। बहुत सारी नदी निकलती हैं हिमालय से, और ये जो हिस्सा है ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना कि ये जो हिमालय है इससे बहुत सी नदी निकलती हैं, पर इसके मुख्य तौर पर तीन नदी तंत्र हैं। एक नदी जो है वो है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? ये यहां से निकलती सिंधु नदी, पाकिस्तान चली जाती। इसमें फिर रावी, चिनाब, ब्यास, झेलम, सतलज सब काय मिलती हैं सिंधु में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सिंधु नदी तंत्र। दूसरा, हिमालय से नदी निकलती है कौन सी? गंगा। कौन सी निकलती है? गंगा। ये गंगा जा रही है, गंगा में क्या मिल गई? यमुना। अच्छा, हमारे कुछ प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी,
मतलब जो यहां से निकलती हैं, जैसे कि चंबल यमुना में जाके मिलती है, बेतवा यमुना में, है ना, सिंध, कैन, सोन, और फिर यहां से रावी, कोसी, गंडक, शारदा, तीस्ता, ये बहुत सी नदी कहाँ मिलती हैं? गंगा में। तो ये क्या कहलाएगा? पूरा गंगा नदी तंत्र। बात समझ में आ रही क्या आपको मेरी? ऐसे ही एक नदी और है, एक नदी और है जिसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। तो ये नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो यहां से निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से, बांग्लादेश में जाके अरब सागर में गिर जाती है। अब इसमें देखिए, इसमें भी बहुत सारी नदियां आके मिलती होंगी। तो ये क्या कहलाता है? पूरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब इसमें से हमको दो से तो मतलब नहीं है, सिंधु नदी तंत्र से और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से, क्योंकि इसमें हमारे मध्य प्रदेश की कोई नदी आके, समझ रहे हो क्या? लेकिन गंगा में कुछ नदी जाके मिल रही है हमारी, यमुना में जाके मिल रही हैं, चंबल, बेतवा, सिंधु, कैन। तो इसलिए हम इस तंत्र को थोड़ा सा देखेंगे। दूसरा नदी तंत्र है वो है क्या? प्रायद्वीप नदी तंत्र। और प्रायद्वीप बोलते हैं इस हिस्से को जो तीन तरफ से जल से गिरा है, ये वाला प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, अब क्योंकि यहां पर तो एक पर्वत था, हिमालय पर्वत, इसलिए पूरा हिमालय नदी तंत्र हो गया। दूसरा, यहां प्रायद्वीपीय भारत में भी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि नदी तो ऊंचे स्थानों से निकलती है, तो हमको पता होना चाहिए कि पर्वत कहां कहां पर है। तो हमको पता है कि साहब यहाँ पर एक विंध्याचल पर्वत है, उसके नीचे सतपुड़ा पर्वत है, यहाँ पर सह्याद्री घाट है, यहाँ पर पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ये पर्वत है। बाकी ये अरावली पर्वत भी पड़ता है इधर, तो छोटे मोटे और भी पर्वत पड़ते हैं, पर कम से कम ये मेन पर्वत है। तो जो नदियां हैं वो यहीं से निकलती हैं। जैसे आप देखिए कि हमारी नदी निकलती है यहां से, नर्मदा सतपुड़ा पर्वत से इस तरीके से बह जाती है, यहां निकलती है ताप्ती नदी, यहां से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और भी अन्य नदियां इसमें बहती हैं। तो ये क्या कहलाता है? पूरा प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र। क्लियर है भैया? क्योंकि ये पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। अब देखिए कुछ चीजें और देखते हैं। दो नदी तंत्र सही में आए भारत के, और हमारा मध्य प्रदेश का नदी तंत्र मुख्यतः काय में आता है? प्रायद्वीप में। ठीक है, अब इन दोनों नदी तंत्रों में हम अंतर देखते हैं। क्या अंतर है? तो अंतर हम देखते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो नदियां निकलती हैं, हिमालय की नदियां, ये हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है। हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। जबकि हमारे इधर प्रायद्वीपीय पर्वतों को देखें तो ज्यादा 1500 1600, इतने से ज्यादा ऊंचे कोई है नहीं है पर्वत, 2000 तक होंगे हाईएस्ट। तो ये ज्यादा ऊंचे से निकलेगी नदी तो ज्यादा दूर तक बहेगी नदी। दूसरा, एक और बात, तो इन नदियों में, हिमालय की नदियों में और इन नदियों में एक बड़ा अंतर है। ये नदियां हैं 12 मासी। कैसी हैं? 12 मासी मतलब क्या है? इनमें साल भर पानी रहता है। और ये नदियां जो हैं ये वर्षा ऋतु में ही मुख्य तौर पे जिनमें ज्यादा जल होता है। बाकी अपने इधर देखो तुम, गर्मियों में पानी नदियों का सूख गया, सब में रेता ही रेता है। दिखती कि नहीं दिखती? देखिए ना अपन, सिंधु नदी, आपने सिंध नदी है अपने ज्यादा गुना है, तो चौमासे फुल भरी चलते, अब बिल्कुल रेता ही रेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो वर्षा, इसमें जो इन नदियों में जो पानी आता है वो देखो वर्षा का तो आता ही आता है, साथ साथ में काय का आता है? हिमनदों का। हिमनद मतलब क्या? ग्लेशियर। दोनों से पानी मिलता है। चौमासे में मिलता है वर्षा से, वर्षा खत्म हो गई, गर्मियों में ग्लेशियर पिघलेंगे, उनका पानी आता है। चिनाब वगैरह में तो गर्मियों में बाढ़ आ जाती है, इतने पानी आता है, क्योंकि हिमालय पर्वत ऊंचा है। ऊंचा है, जितना ज्यादा ऊंचा होगा पर्वत उस पर उतना ज्यादा क्या होगा? बर्फ होगा। क्योंकि हम जानते हैं ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, इसलिए बर्फ जमा हो जाता है। सही में आ रही? अच्छा, अब देखिए कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, इन नदियों के साथ दिक्कत क्या है कि एक तो ये कम ऊंचाई से निकल रही हैं, ऊंचे पर्वत है नहीं है, ठीक है, इसलिए ग्लेशियरों से तो उनको पानी मिलता नहीं है, केवल काय से पानी मिलता है? वर्षा से। इसलिए गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है। और एक और बात समझिए कि कम ऊंचाई से निकलती हैं, इसलिए इनकी लंबाई भी इनकी अपेक्षा कम है। दूसरा और महत्वपूर्ण क्षेत्र पॉइंट हम पढ़ते हैं एक और,
कि भाई ये ज्यादा लंबी दूरी तय करती हैं, साथ साथ में पर्वतों से निकल करके ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। क्योंकि देखिए आप यदि समझ पाएंगे कि जैसे ये सिंधु नदी है, ये सब, ये पूरा हिमालय क्षेत्र है, और हिमालय के जस्ट बाद आपको पता होगा कि ये पूरा का पूरा क्या है, मैदानी क्षेत्र। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब क्या है, मैदानी क्षेत्र। और मैदान मतलब होता है निचला क्षेत्र, और मैदान मतलब क्या, मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र। इसलिए इसमें क्या होता है, कटाव ज्यादा होता है, मिट्टी पानी से जल्दी कट जाती है। और इसलिए ये जो नदियां होती हैं, इन नदियों को हम देखते हैं कि ये बल खाते हुए, विसर्पण करते हुए बहती हैं। कैसे, ये ऐसे ऐसे। और ये नदियां सामान्यतः सीधी बहती हैं। क्यों बहती हैं, क्योंकि ये नदियां बह रही हैं काय में, पठार में। क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, पठार है। और पठार मतलब काय से बना हुआ है, पत्थरों से बना हुआ, उसमें कटाव कम होगा, मैदानों में कटाव ज्यादा होगा। इसलिए ये नदियां बाढ़ ज्यादा लेके आती हैं। और ये नदियां इतनी बाढ़, देखा सब नर्मदा में बाढ़ आ गई हो, कि हमारे इधर हमारी सिंध में बाढ़ आ गई हो, गांव बह गए, बहुत ही कम ऐसा होता है। जबकि ये नदियां पूरे बिहार वगैरह को, आप देखते हैं कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी जो नदी है उसे बिहार का रास्ता बदल देती है नदियां, पूरे पानी फैल के बहता है। तो ये समझिए बात को, इन नदियों में ये बड़ा अंतर है। क्योंकि मध्य प्रदेश की नदियों की हम बात करेंगे, अब मध्य प्रदेश की नदियों की बात करें तो कुछ चीजें हमको याद रखनी पड़ेंगी। एक तो मध्य प्रदेश के पर्वत याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि नदियां निकलती पर्वतों से ही हैं। तो मध्य प्रदेश के दो बड़े पर्वत हैं, एक पर्वत ये कौन सा है, उसके नीचे कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत, इनसे बहुत सी नदी निकलती हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 206 नदी निकलती हैं। कितनी निकलती हैं, इसलिए इन्हें नदियों का मायका कहा जाता है, नदियों का मायका कहा जाता है। 206 नदी निकलने के कारण नदियों का मायका कहा जाता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में दो बड़े पर्वत हैं, विंध्याचल, सतपुड़ा, इनसे बहुत सी छोटी बड़ी नदियां निकलती हैं, ठीक। लेकिन अब नदियों की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं, अब्बाह तंत्र समझते हैं ना, एक मेन नदी और वहां में बहुत सी नदी आके मिल रही। तो मध्य प्रदेश में नदियां तो 206 हैं, पर अब्बाह तंत्र 6 हैं। कुल कितने हैं, जैसे देखो अभी मैंने बताया था आपको कि जैसे ये नदी निकल रही थी कौन सी, सिंधु, इसमें ही मिल गई चेनाब, झेलम, ब्यास, सतलज। अच्छा, इधर से भी कुछ काबुल वाबुल नदी आई होंगी, इधर से मिली हैं, जो पाकिस्तान में पड़ती है, हम उनको पढ़ते नहीं है। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, एक नदी। आप देख रहे हैं कि नदी तो निकल रही है सैकड़ों, लेकिन समुद्र में जाकर कौन सी, केवल एक ही नदी मिल रही है, सिंधु। जैसे हमने कहा कि गंगा नदी निकली, इसमें यमुना भी मिल गई, इसमें चंबल वंबल ये सब मिल गई, ये भलानी ढकानी, लेकिन नदी समुद्र में जाके एक ही मिल रही है। ये क्या कहलाता, पूरा एक अब्बाह तंत्र। ऐसे ही मध्य प्रदेश के कुल कितने अब्बाह तंत्र हैं, 6। देखिए ये सबसे बड़ा अब्बाह तंत्र, अलग ही कलर है, आपको दिख रहा होगा, ये पूरा एक ही अब्बाह तंत्र है, दिख रहा है आपको। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो नदी, ये है हमारी कौन सी नदी, गंगा, यमुना, और उसमें ये कौन सी है, गंगा। आपको ये तो पता है ना कि ये यमुना है और यहां से कौन सी आ रही है, गंगा। ये दोनों कहां मिल रही हैं, प्रयागराज में। प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में मिलती हैं। इस नदी तंत्र को क्या कहते हैं अपन, गंगा नदी तंत्र, क्या कहते हैं। अब आप देखना कि चाहे तो हमारी चंबल हो, देखिए ये हमारी चंबल नदी निकली है, ये बहती हुई चली गई, कायम जाके मिल गई यमुना में। ये हमारी काली सिंध कायम मिल गई चंबल में, पार्वती कायम मिल गई चंबल में, सिंध कायम मिल गई यमुना में, बेतवा कायम मिल गई यमुना में, सोनार कायम मिल गई विदर्मी या कैन नदी में, है ना। ये टोंस और ये सोन सीधी कायम जाके मिलती है गंगा में। ये सारी नदी यमुना में, और एक नदी ये सोन हमारी कायम मिल रही है, टोंस और सोन कायम मिल रही है गंगा में। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, गंगा नदी तंत्र, गंगा यमुना अब्बाह तंत्र, गंगा अब्बाह तंत्र, या गंगा यमुना अब्बाह तंत्र। ये हमारा पहला हो गया। कलर हल्का सा लाइट है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो एक दूसरा हमने कहा नर्मदा अब्बाह तंत्र, कौन सा। अब देखिए ये जो नदी है हमारी बह रही है, नर्मदा नदी आपको दिख रही है,
ये नर्मदा नदी बह रही है। अब इसमें तो तबा नदी, ये शक्कर, दूधी, शेर, हथनी, ब्यास, बहुत सी नदी आके, क्योंकि इधर पर्वत कौन सा है, विंध्याचल की नदी इसमें आके मिल रही है, इधर पर्वत कौन सा है, सतपुड़ा, सतपुड़ा नदी इसमें आके मिल रही है। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये कहलाता है नर्मदा अववाह तंत्र। तो दूसरा कौन सा है, नर्मदा अववाह तंत्र। तीसरा अववाह तंत्र की मैं बात करूं तो कौन सा है, गोदावरी अववाह तंत्र। अब गोदावरी नदी तो मध्य प्रदेश में नहीं, वो तो कहां बहती है, महाराष्ट्र में। देखिए, अब देखिए, ये देखिए, ये प्रायद्वीपीय भारत की ये नदी है गोदावरी, है ना, गोदावरी नदी है। तो ये इस तरीके से महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और कायम जाकर गिरती है बंगाली खाड़ी। अब इसमें हमारे मध्य प्रदेश की कुछ नदी आकर के मिल जाती हैं। तो वास्तव में ये अववाह तंत्र कौन सा है, गोदावरी। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश की भी तो कुछ नदी आके मिल रही हैं, इसलिए ये जो दक्षिण का क्षेत्र है ये पूरा ये कहलाता है हमारा, ये जो है ये नदी कौन कौन सी, बरदा, पेंच नदी, बैनगंगा नदी, ये सब जाके कायम मिल जाती हैं गोदावरी। ये यहां से नदी कौन सी जा रही है, गोदावरी, महाराष्ट्र। ये कौन सा तंत्र हो गया, गोदावरी तंत्र। इसके बाद में ताप्ती नदी। देखो ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई गांव से निकलती है और ये ऐसी बहती हुई जा रही है, इसमें भी कुछ नदियां आके मिलती होंगी, तो ये कहलाता है ताप्ती नदी तंत्र। ये ताप्ती नदी तंत्र हो गया। तब इसके बाद में लास्ट में नदी तंत्र कौन सा है, माही नदी। माही नदी बहती है, देखो ये निकल के ऐसी राजस्थान गुजरात होती हुई ये खंबाती खाड़ी में जा गिरती है। तो ये छोटा सा नदी तंत्र क्या है, माही नदी तंत्र। कुल कितने हो गए, 6। गंगा, यमुना। अब पूरा मिटा के देख लेते हैं। देखो देखो आपको दिख रहा है अलग अलग कलर में बना हुआ है। ये नंबर 1 गंगा यमुना अववाह तंत्र जो कि सबसे बड़ा है। दूसरा यमुना अववाह तंत्र, गंगा से छोटा यमुना है, दिख रहा है आपको ये दूसरा। तीसरा गोदावरी अववाह तंत्र, ये नर्मदा हो गया, फिर गोदावरी। इसके बाद चौथा ताप्ती नदी तंत्र, और 5वां ये कौन सा रहेगा, 1 2 3 4 5 यमुना गमना गंगा को मिला के 1 कर दिया, ठीक है। तो मतलब अपने टोटल ये 5 हैं। एक यमुना नदी तंत्र, फिर ये इसको अकेले को मान लेते हैं क्या, गंगा, क्योंकि ये 2 नदी कायम मिल रही हैं गंगा में, बाकी पूरी शेष कायम मिल रही हैं यमुना में। ठीक है, सही में आ गई कि नहीं यही बात, क्योंकि यमुना भी अपने आप में एक बड़ी नदी है। तो ये तो अववाह तंत्र हो गया। अब हम इस अववाह तंत्र को थोड़ा सा समझ लेते हैं डिटेल से जाके। देखिए जैसे कि ये हमारे मध्य प्रदेश में कर्क रेखा गुजरती है, ये हमारा विंध्याचल पर्वत है, ये सतपुड़ा पर्वत है, ठीक। और सारी नदियां इन पर्वतों से ही निकलती हैं। ज्यादातर जो नदियां हैं वो बहती हैं, किस तरफ बहती हैं, वो नदियां मध्य प्रदेश की नदी निकलती हैं, तो वो यहाँ से निकली चंबल, बेतवा या फिर कैन या फिर सोन, सब नदियां बह रही हैं किस तरफ, उत्तर पूरब की तरफ। किस तरफ बह रही हैं, एक बात ध्यान सुन लेना सभी लोग कि भारत का जो ढाल है ना वो किस तरफ है, इस तरफ है, उत्तर पूर्व की तरफ है। ये सारी नदियां देखो आप यहीं से देख लीजिए, गंगा बह गई, ये हमारी यमुना बह गई, चंबल, सोन, कैन सब माई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सब नदी किधर बह रही हैं, इस तरफ भी बह रही हैं। लेकिन कुछ नदियां ही इस तरफ बहती हैं, जैसे कि नर्मदा है, माही है, ताप्ती है ना, वो नदियां इस तरफ बहती हैं क्योंकि वो ढाल के विपरीत बह रही हैं, काय में से, खाई में से, रिप्त घाटी में से। क्योंकि आप जान रहे हैं यहाँ पर विंध्याचल, यहाँ पर सतपुड़ा, और उन दोनों के बीच से बहती है। अगर ये विंध्याचल ना होता तो ये भी इधर बह जाती। एक क्या बन गई है, नाली बन गई, एक भ्रंश घाटी, एक सकरी सी नाली बन गई। इसलिए ये इसको मजबूरी में किधर बहना पड़ रहा है, पश्चिम की तरफ, क्योंकि ढाल किस तरफ है, पूरब की तरफ। बात सही में आ रही है। देखिए महानदी अववाह तंत्र अपने देख तो लिया, महानदी तंत्र, हाँ हाँ सही कह रही। वो ऐसे हो सकता है कि हमारा ये जो वो है ना अपना क्या बोलते हैं, अमरकंटक, अनूपपुर, उससे 2 नदी निकल रही हैं। एक तो निकल रही है नर्मदा, एक निकल रही है सोन,
तो नर्मदा तंत्र तो अलग ही हो गया, सोन कायम चली गंगा में चली गई, एक और निकलती है इधर जोहिला, और ये नदियां फिर आगे जाके इस तरफ कायम मिलती हैं, महानदी में मिलती हैं। तो ये भला थोड़ा बहुत आता होगा, तो महानदी तंत्र है, सही कह रही है। छत्तीसगढ़ में महानदी जाके उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल उड़ीसा में जाके बंगाल खाड़ी में मिल जाती है, महानदी तंत्र। इसमें नहीं दिया है, वो अपन कंफ्यूज हो गए थे। तो क्योंकि महानदी तंत्र इसलिए इंपोर्टेंट नहीं कि हमारे थोड़ा बहुत नदियां हमारी मिलती होंगी, जो निकलती तो मध्य प्रदेश से हैं पर जाके कायम मिल जाती हैं महानदी में। ठीक है, समझ पा रहे हो? महानदी कहां पर है? इधर छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा वगैरह में जाके कायम गिर जाती है बंगाल की खाड़ी। भले ही दो चार छोटी छोटी नदी मिलती होंगी, लेकिन मिलती तो होंगी महानदी में, इसलिए महानदी तंत्र। चलो ठीक है, ओके। ये देखो, ये हमारी महानदी, अब ये जा रही है महानदी। अब ये सतपुड़ा पर्वत, ये मैकाल, तो यहां से इधर निकल गई नर्मदा, ऊपर निकल गई सोन, तो कुछ नदी यहां में मिल जाती होंगी उस तरफ की डाल की, इसलिए क्या है? महानदी तंत्र। ठीक, अब मध्य प्रदेश की नदियों के अब्बाह तंत्र की हम बात करें तो भारत में सर्वाधिक नदियां मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। कितनी होती हैं? 206। अब इसमें मीडियम और मध्यम और बड़ी आकार की नदियां ली हैं, तुम क्यों के साथ पूरी नदी ले लें, तुम्हारे गाँव को झोरो है वो भाई ले लें, तो बात हुई लंगे, फिर तो ये नदियां हजारों हो जाएंगी। इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? अपन नदियों का मायका। क्लियर हो गया? मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश की नदियां सभी दिशा में प्रवाहित होती हैं। अब आप देख ही रहे हो, सभी दिशा में बह रही हैं। कैसे बह रही हैं सभी दिशा में? आगे देखो, देखो ये नदियां किस तरफ बह रही हैं? उत्तर की ओर। ये उत्तर पूरब की ओर, ये पूरब की ओर, इधर जाए अपनी, है ना, सोन नर्मदा पश्चिम की ओर, ये बैन गंगा बरदा ये सब दक्षिण की ओर। तो चारों तरफ नदियां बह रही हैं। ठीक है, चारों दिशाओं में। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां प्रायद्वीपीय नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं? इसलिए इनमें वर्षा के जल पर ही ये निर्भर रहती हैं। पानी कम बरसेगा तो नदियां सूख जाएं। नदियों को सभ्यता का पालना कहते हैं। अब ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, सभ्यता का पालना कहते हैं नदियों को। क्यों कहते हैं सभ्यता का पालना? भाई दुनिया में जब मनुष्य आदि मानव था और आदि मानव से जब हम सभ्य हुए, जंगलों से निकल के हम रहने लगे, तो हम कहाँ पर रहे होंगे? सबसे पहले नदियों के किनारे, क्योंकि नदियों के किनारे हमें पीने का पानी, सिंचाई की सुविधा, कृषि के सब लिए, हमारे पालतू पशुओं के लिए भी पीने के पानी। यानी कि दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो सब नदियों के किनारे बसती हुई। चाहे तो आप सिंधु घाटी सभ्यता देख लें, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी किनारे भारत में, या आप पहुंच जाएं मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक ईरान में, दजला फरात नदियों किनारे, मिस्र की सभ्यता नील नदी किनारे, चीन की सभ्यता होंगो नदी किनारे। विश्व की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हुई हैं वो सब कहां विकसित हुई हैं? नदियों के किनारे। इसलिए सभ्यताओं का पालना किसे कहते हैं? नदियों को कहते हैं। ठीक है, अब आप आगे देखें अब्बाह तंत्र। तो मैंने आपको अब्बाह समझ, अब्बाह कैसे कहते हैं? निश्चित वाहिकाओं, वाहिकाएं मतलब बहुत सारी वाहिकाएं, या नदियों के माध्यम से हो रहे जल के प्रवाह को क्या कहते हैं? अब्बाह। अब्बाह का मतलब होता है बहना, है ना। इन वाहिकाओं या नदियों के जाल को क्या कहते हैं? अब्बाह तंत्र। क्या कहते हैं? एक नदी, ये क्या बन गया? ये जाल बन गया, ये क्या कहलाता है? अब्बाह तंत्र कहलाता है। इस प्रकार अब्बाह तंत्र से तात्पर्य किसी क्षेत्र की जल प्रवाह प्रणाली से है। अब अब्बाह तंत्र भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। विषय ये भूगोल का है, वहां पढ़ेंगे, लेकिन फिर बता दिया कि देखिए ये होता है द्रुमाकृतिक अब्बाह तंत्र, इसमें मुख्य धारा होती है, उसमें सहायक नदियां बहुत सी मिल रहती हैं। ये होता है जाली नुमा अब्बाह तंत्र, एक होता है आयताकार अब्बाह तंत्र, एक होता है आर्य के एक ही पहाड़ी है उससे बहुत सारी नदियां इस तरीके से निकल रही हैं। तो अब्बाह मतलब क्या? एक मुख्य नदी, उसमें बहुत सारी नदियां आके मिल रही हैं, पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? अब्बाह तंत्र। ठीक, अब्बाह द्रोणी, एक नदी तंत्र मुख्य नदी या उसकी सहायक नदियों सहित द्वारा अब्बाहित क्षेत्र को अब्बाहित द्रोणी कहा जाता है। अब देखिए एक नदी ये जा रही थी, इसकी सारी ये नदियां इसमें आके मिल रही हैं, तो ये जो कहलाएगी अब्बाह द्रोणी। अब एक ये लिखा है जल विभाजक क्षेत्र। क्या लिखा है? ये ऐसा क्षेत्र है, यहाँ की पूरी नदियां इसमें मिलेंगी, इस तरह की पूरी नदियां इसमें मिलेंगी। जैसे मान लीजिए ये हमारा विंध्याचल पर्वत है, इस तरफ नदी कौन सी है? नर्मदा।
इस तरफ नदी कौन सी है, हमने कहा साहब चंबल वगैरह है। तो यहाँ ये क्या हो गया, जल विभाजक क्षेत्र हो गया। इस तरफ की पूरी नदियां नर्मदा में मिलेंगी, इस ढाल की पूरी नदियां चंबल में मिलेंगी या गंगा यमुना तंत्र में मिलेंगी। तो ये क्या कहलाएगा, अब जल विभाजक क्षेत्र। एक अव्वाह द्रोणी की दूसरी अव्वाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहा जाता है। जल विभाजक के रूप में कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे कि पर्वत या उच्च भूमि हो सकती, क्योंकि ऊंचा है। तो मैंने कहा साहब सीधी सी बात है, कोई बड़ी वो नहीं है, कोई बहुत भारी भरकम रीजनिंग वाला पॉइंट हो। कोई घाटी है, इस तरफ का पानी इस तरफ बहेगा, इस तरफ पानी इस तरफ बहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, जल विभाजक क्षेत्र। ठीक है, देखिए नदी द्रोणी, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है। बड़ी नदी कितने इलाके से पानी को प्राप्त कर रही है। जैसे आप देखिए ये नदी हमारी आगे कहलाती है यहाँ से गंगा, लेकिन गंगा नदी सीधी अकेली नहीं होती, तो अलग अलग नदियां होती हैं। जैसे कि देखिए ये जो हमारी नदी है इसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है, अलकनंदा। अब अलकनंदा नदी है, इसमें बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं। ये हमारी कौन सी है, भागीरथी। ये केदारनाथ से निकलती है हमारी मंदाकिनी, कौन सी निकलती है, मंदाकिनी। ये अलकनंदा। इसके बाद में अलकनंदा में ये मंदाकिनी आके मिल गई रुद्रप्रयाग पे। अलकनंदा में हमारी ये जो हमारी भागीरथी मिल गई, देवप्रयाग पे मिल गई। ऐसे ही ये नदी है पिंडार, पिंडार नदी होती है, ये अलकनंदा में आके मिलती है कर्णप्रयाग पर। ऐसे ये नदी हमारी कौन सी है, नंदाकिनी। ये नदी आके मिल जाती है यहाँ पर, ये कहलाता है नंदप्रयाग। ठीक है, ये हमारी एक और नदी होती है धुरती गंगा, और ये नदी मिलती है यहाँ पे विष्णु प्रयाग में। जहां नदियां आपस में मिलती हैं उसे प्रयाग कहते हैं, संगम। तो ये नदी जब सारी नदियां मिल जाती हैं तो ये देव प्रयाग के बाद में क्या कहलाती है, इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा। इससे पहले गंगा थी नहीं, इससे पहले ये कौन सी नदी थी, ये अलकनंदा थी, ये भागीरथी थी, ये मंदाकिनी थी, है ना, ये पिंडार थी, नंदाकिनी थी। ये अलग अलग नदियां आकर के मिलती हैं। तो ये पूरा क्षेत्र, ये जो नदी है अलकनंदा नदी या गंगा नदी, इतने बड़े इलाके से जल प्राप्त कर रही है। तो यही कहलाता है क्या, नदी द्रोणी क्षेत्र। जबकि छोटी छोटी नदी व नालों द्वारा अव्वाह क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। छोटी नदी जहां से प्राप्त करते, बड़ी नदी जहां से जल प्राप्त करती है उसे नदी द्रोणी कहते हैं। छोटी नदी नाले जहां से जल प्राप्त करते हैं उसे नदी संभर कहते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नदियां मैकाल श्रेणी से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं, अब मैकाल श्रेणी आप जानते हैं कि पूरा का पूरा सतपुड़ा मैकाल, तो वहां से हमारी नर्मदा निकल रही है, हमारी सोन निकल रही है, जोया निकल रही है, वो जब बगल कितने आपकी बरदा, बेन गंगा, ये सब कहां से निकल रही हैं, मैकाल से निकल रही हैं। तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, इस श्रेणी को वाटर शेड कहते हैं। क्या कहते हैं, बात सही में आ रही है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदी कहां से निकलती है, मैकाल श्रेणी से। मैकाल पर्वत है तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, वाटर शेड कहते हैं। ठीक, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत को भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक माना जाता है, क्योंकि आप जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि विंध्याचल पर्वत भारत को दो हिस्सों में बांटता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। विंध्याचल पर्वत की उस तरफ की नदियां, ये विंध्याचल मान लो, दाएं किनारे की नदियां सब मिलती हैं गंगा यमुना में, और बाएं किनारे की सब नदी कहाँ मिल रही हैं, यमुना में या अन्य नदियों में आके मिल रही हैं। देखिए मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत को सबसे बड़ा जल विभाजक माना जाता है। मध्य प्रदेश में अव्वाह तंत्र का विभाजन, मध्य प्रदेश में 6 अव्वाह तंत्र पाए जाते हैं। गंगा अव्वाह तंत्र, नर्मदा अव्वाह तंत्र, महानदी अव्वाह तंत्र, ये इसकी बात कर रहे थे, और ताप्ती अव्वाह तंत्र, गोदावरी अव्वाह तंत्र और माही अव्वाह तंत्र। ये हमने छोड़ दिया था, हमको वहां लिखा नहीं था, तुम कंफ्यूज हो रहे थे। तो महानदी अव्वाह तंत्र, गंगा अव्वाह तंत्र, नर्मदा अव्वाह तंत्र, ताप्ती अव्वाह तंत्र, गोदावरी तंत्र और माही अव्वाह तंत्र। सबसे बड़ा अव्वाह तंत्र गंगा, तो छोटा कौन सा हो जाएगा, महानदी, क्योंकि बिल्कुल इसमें से नदी हमारे मध्य प्रदेश में बहुत ही कम पाया जाता है। तो कुल कितने अव्वाह तंत्र पाए जाते हैं, 6। ठीक है, अब देखिए गंगा अव्वाह तंत्र जो सबसे बड़ा, हम उसकी बात करते हैं पहले। गंगा अव्वाह तंत्र देखो, ये नदी कौन सी नदी है, गंगा, ये नदी आ रही है गंगा, दिख रही है आपको। अब इसी गंगा में आके क्या मिल रही है, यमुना, ये कौन सी आ गई, यमुना मिल गई। अब इस यमुना में आके क्या मिल रही है, हमारी मध्य प्रदेश नदी, हमारी चंबल मिल रही, चंबल में इसके अलावा हमारी यहाँ पर ये सिंध मिल रही है, ये बेतवा मिल रही है, सिंध मिल रही है, केन मिल रही है ना।
तो ये बहुत सी नदी मिल रही है। और ये गंगा में कौन सी मिल रही है, ये सोन मिल रही है। एक और यहाँ पे कौन सी मिलती है, टोंस मिलती है। तो ये नदियां सब, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये काय का क्षेत्र आ गया, गंगा नदी तंत्र या गंगा अववाह तंत्र का जो मध्य। देखो गंगा का अववाह तंत्र तो ये पूरा इतना बड़ा, देखो इतना बड़ा है, क्योंकि ये सब नदी क्या मिल रही है, गंगा में मिल रही है। पर हम अपने मध्य प्रदेश की बात करेंगे, मध्य प्रदेश में इतना बड़ा एरिया काय में आ रहा है, गंगा अववाह तंत्र में आ रहा है। गंगा अववाह तंत्र मध्य प्रदेश सबसे बड़ा अववाह तंत्र है। विस्तार इसका राज्य के उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आप देखेंगे तो ये कौन सा एरिया आता है, उत्तर और उत्तर पूर्वी। इस अववाह क्षेत्र में कितना 2,02,070 वर्ग किलोमीटर का एरिया आता है, इतना एरिया कवर करता है 2,02,070। इस अववाह तंत्र में सम्मिलित नदियों का जाल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। ये सारी नदियों का पानी कहाँ पहुंचता है, बंगाल की खाड़ी, क्योंकि आप जानते हैं भारत में ये हिस्सा क्या है, बंगाल की खाड़ी, ये है अरब सागर। तो पूरा पानी कहाँ में जाके मिलता है, बंगाल। ठीक है, आगे आप देखें ये पूरा का पूरा हमारा गंगा अववाह तंत्र को और अच्छे समझ सकते हैं तो ये हमारी इंदौर के जाना पाव से चंबल निकलती है, चंबल में ये हमारी काली सिंध मिल जाती है ना, ये हमारी बेतवा है, यहाँ पे सोन और बुरगे सिंध बनाना। इसके अलावा ये कैन वगैरह है, ये टोंस गंगा में मिल रही है और सोन गंगा में मिल रही है। ये पूरा क्षेत्र हो गया। गंगा अववाह तंत्र को भी हम 3 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। गंगा अववाह तंत्र को 3 उप अववाह क्षेत्र में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं, तो कठिन कुछ नहीं है, आप यहीं समझ लीजिए। देखिए ये पर्वत कौन सा है, विंध्याचल, इसके इस तरफ की नदी सब कायम मिल रही हैं गंगा तंत्र में, इधर ही कायम मिल रही हैं यमुना में। क्लियर है ना, इसलिए क्या हो गया, जल विभाजक क्षेत्र। अभी पढ़ाया था मैंने कि विंध्याचल पर्वत सबसे बड़ा जल विभाजक क्षेत्र है। अच्छा देखिए, अब ये नदी कौन सी, चंबल, या मैंने कहा काली सिंध, या मैंने कहा सिंध, या मैंने कहा बेतवा, या मैंने कहा सोन, ये सभी कायम मिल रही हैं यमुना में। ये कौन सी नदी है, यमुना। अच्छा ये कौन सी नदी आई है, गंगा। अभी गंगा में कौन सी नदी मिल रही है, 2 नदी मिल रही है। एक मिल रही है टोंस, कौन सी मिल रही है, ये टोंस, ये है नदी कौन सी, टोंस। और दूसरी नदी कौन सी मिल रही है, सोन, कौन सी मिल रही है, ये कौन सी नदी है, सोन। ठीक है, अब देखना इस पूरे को क्या कहूंगा मैं, यमुना नदी तंत्र। क्या कहूंगा, यमुना नदी तंत्र, क्योंकि सब काय मिल रही है यमुना में। और ये जो नदी है टोंस, तो ये नदी सीधी काय में जाके मिल रही है, गंगा में। देखो यमुना भी गंगा में मिल रही है, टोंस भी गंगा में मिल रही है, सोन भी गंगा में मिल रही है। तो इसलिए ये जो इलाका क्या कहलाएगा, टोंस नदी तंत्र। क्या कहलाएगा, और ये कहलाएगा सोन नदी तंत्र। यानी है तो सब गंगा के ही, देखो यमुना भी गंगा में मिल रही है, टोंस भी गंगा में मिल रही है, सोन भी गंगा में मिल रही है। तो यमुना में जो मिल रहा है वो कहलाएगा यमुना नदी तंत्र। ये गंगा नदी तंत्र के 3 क्या हैं, उपतंत्र हैं। कौन कौन से, यमुना, टोंस, सोन। यमुना, टोंस, सोन, ये गंगा नदी तंत्र जो भारत मध्य प्रदेश से बड़ा नदी तंत्र है, अववाह तंत्र है, उसके ये 3 उप अववाह तंत्र माने जाते हैं। ठीक है, देखिए तो गंगा के 3 उप अववाह तंत्र हैं, यमुना अववाह तंत्र और टोंस बेसिन क्षेत्र और सोन बेसिन क्षेत्र। ठीक है, अब हम देखते हैं साहब यमुना जो अववाह तंत्र है उसमें कौन कौन सी नदी मिलती हैं, तो चंबल, सिंध, जामनी, बेतवा, दसान, केन आदि, ये सब कायम मिलती हैं यमुना में। टोंस में बीहड़, बीहड़ पे चचाई और बहुटी केवटी जलप्रपात हैं। टोंस नदी की सहायक नदी है बीहड़। औदा, महान। सोन में क्या मिलती है, जोहिला, बनास, गोपद, रेहिंद, ये सब कायम मिल जाती हैं सोन में। ठीक है, अब हम एक एक को देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन अब नदियों की। अववाह तंत्र हो गया, अब हम बात करेंगे क्या की, नदियों की। तो अब आपके नोट्स में से देखें आप, तो देखिए सबसे पहली नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। चूंकि नर्मदा को पहले क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि राज्य की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा। अब नर्मदा नदी को आप देखें तो नर्मदा नदी देखिए, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पर्वत से पुष्पराजगढ़ तहसील से निकलती है और ये पश्चिम की ओर बहती हुई पहले प्रवेश कर महाराष्ट्र में और फिर प्रवेश करती है काय में, गुजरात में। और एक कुल 1312 किलोमीटर में बहते हुए यह नदी काय के
भ्रंश घाटी में। क्या में? भ्रंश घाटी मतलब दो पर्वतों के बीच से बहती हुई नदी अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बह रही है। और यह नदी का प्राचीन नाम रेवा है। क्या है? रेवा। इसके अन्य नाम में मैकाल सुता, मैकाल सुता, क्योंकि यह कहां से निकल रही है? मैकाल पर्वत से। सुता का मतलब होता है बेटी, मैकाल की बेटी। इसे हम संकरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकरी। कि नर्मदा का कंकर, कंकर शंकर कहलाता है। ठीक है। नर्मदा को एक विद्वान था टॉलमी, उसने नाम क्या दिया था? नामादोस। क्या नाम दिया था? नामादोस कहा गया है टॉलमी ने, इसे क्या कहा है? नामादोस। ठीक है। और क्या नाम है बताओ? सोमो देवी। इसे सोमो देवी भी हमारे साहित्य में कहा गया है। इतने इसके नाम हैं नर्मदा नदी के। ठीक है। अब देखो, आप देख पा रहे हैं ये जो पर्वत क्षेत्र है कौन सा है? विंध्याचल। विंध्याचल श्रेणी, ये भाड़ेर श्रेणी है ना, कैमूर भाड़ेर, ये हमारी सतपुड़ा श्रेणी, महादेव श्रेणी, और ये हमारा मैकाल पर्वत श्रेणी। कौन सी? मैकाल पर्वत श्रेणी। और ये अमरकंटक से ये नदी निकल रही है, इस तरीके से बहती हुई आगे चली जा रही है। ठीक। तो क्या कह रहे हैं भाई? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है। नर्मदा नदी राज्य की सबसे बड़ी और देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। देश की 5वीं सबसे लंबी नदी। देखो, नंबर 1 पर देश में नदी कौन सी है? गंगा। कौन सी है? गंगा, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे आती है हमारी नदी गोदावरी। कौन सी आती है? जिसकी लंबाई है 1465। तीसरे नंबर पे हमारी आती है कृष्णा, जिसकी लंबाई है 1401 है ना, 1401। और चौथे नंबर पे आती है हमारी यमुना, 1365 या 75, कोई दिक्कत नहीं, 1300। और 5वें नंबर पे आती है नर्मदा, जिसकी लंबाई है 1312। तो पहले नंबर पे गंगा, दूसरे पे गोदावरी, तीसरे पे कृष्णा, चौथे पे यमुना और पांचवे पे आ गई हमारी नर्मदा नदी आ गई। अच्छा, भारत की 5वीं, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि प्रायद्वीप है भारत की, तो तीसरी। देखिए, गंगा को और यमुना को छोड़ देंगे क्योंकि ये दोनों कहां से निकल रही हैं, इसलिए फिर कौन कौन सी बची? गोदावरी, कृष्णा और फिर यमुना, नर्मदा। गोदावरी नंबर 1 पे, गोदावरी नंबर 2 पे, कृष्णा और नंबर 3 पे नर्मदा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? भारत की 5वीं, प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा। ठीक है। अब ये निकलती कहां से? उद्गम कहां से? उद्गम का मतलब होता है निकलना। अनूपपुर जिले के विंध्याचल पर्वत, नहीं, मैकाल पर्वत। कौन सा? मैकाल पर्वत श्रेणी की अमरकंटक लिखो। अमरकंटक पर्वत श्रेणी की मैकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। अरे विंध्याचल पर्वत थोड़ी है, पगला है क्या? वो सतपुड़ा पर्वत होगा, फिर सतपुड़ा होगा। वहां विंध्याचल कहां से पहुंच जाएगा? पगला है क्या? नर्मदा नदी ये निकल रही है, ऊपर का पर्वत विंध्याचल, नीचे का सतपुड़ा, वो निकल रही है यहां से। तो किसका हिस्सा है? सतपुड़ा का हिस्सा है ना। विंध्याचल पर्वत थोड़ी ना होगा। विंध्याचल पर्वत कहां है? ऊपर है। समझ रहे हैं मेरी बात को? कुछ भी थोड़ी ना कि नोट्स में लिखा तो हम कुछ भी देख लें, कहीं कुछ टाइप है। हमें भी तो बुद्धि दी ना भगवान ने थोड़ी बहुत। हाँ, किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, वो सब ऐसे ही बैठा हो, सर जो कह रहे हैं वही ठीक है, या हम जो लिखा है वही ठीक है, ऐसा नहीं यार, होश में पढ़ो। तो चोटी अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1057 मीटर ऊंची से निकलती है। और ये भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी आप जानते ही हैं कि भाई दो, एक पर्वत ये बीच की नली भ्रंश घाटी। जब पृथ्वी की अंदर की प्लेट्स दूर हटती हैं तो बीच की जमीन धंस जाती है, इसे कहते हैं हम रिफ्ट वैली भ्रंश।
ये दोनों क्षेत्र उठ गए ऊंचे, ये नाली बन गई, इसे कहते हैं रिफ्ट घाटी। ब्रिंस घाटी रिफ्ट वैली से पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई नदी, क्योंकि यह नदी ढाल के विपरीत बह रही है, सारी नदी बह रही है उत्तर पूर्व, ये बह रही है पश्चिम में। गुजरात के भरूच जगह के निकट एस्चुरी या ज्वार नद बनाते हुए, अब एस्चुरी क्या होती है देखो, कोई भी नदी, जैसे मैंने कहा ये पर्वत है, यहां से नदी निकली और ये मिलेगी काय में, समुद्र में, समुद्र से मिलने से पहले यदि वो ऐसी बहुत सारी शाखाएं बना रही है, क्या बना रही है, शाखाएं, तो इसे बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा। और ये नदी यदि सीधी जाके गिर जाए, नदी, हमने कहा कोई नदी ऐसी सीधी सीधी जाके समुद्र में गिर जाए, तो इसे बोलते हैं ज्वार नदमुख या एस्चुरी। जब नदी सीधी समुद्र में जाके गिर जाती है बिना शाखाओं में बटे, उसे बोलते हैं एस्चुरी या ज्वार नदमुख। और जब शाखाओं में बढ़ती है उसे क्या बोलते हैं, डेल्टा। गुजरात में भरूच से निकट एस्चुरी ज्वार नद बनाते हुए खंबाती खाड़ी में अरब सागर में जाके गिर जाती है। कौन सी नदी हमारी, नर्मदा नदी। ठीक है, अब देखिए किसी कुल लंबाई की बात करें 1312 किलोमीटर है, इसमें मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के 15 जिलों से यह नदी गुजरती है। अब 15 जिले कौन से हैं, तो इन्हें आप देख लीजिए यहीं से। सबसे पहले कहां से निकली, ये हमारा अनूपपुर हो गया जिला, इसके बाद में काय में आ गई, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सीहोर, है ना, सीहोर के बाद हमारा ये होशंगाबाद, ये सीहोर हो गया, हरदा, देवास, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी, अलीराजपुर। गिन लो 15 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये सारे कितने जिलों से गुजरती है, 15। लेकिन कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 14। कर्क रेखा कैसी है, सीधी। कर्क रेखा 14 से और नर्मदा 15 से, वो नदी है अल्टड़ी हो जाती है, इसलिए ये कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है और नर्मदा नदी 15 जिलों से। नर्मदा नदी, कर्क रेखा और विंध्याचल पर्वत, ये तीनों समानांतर हैं। कैसे, सीधे हैं, इसलिए इसके ऊपर उत्तर भारत, इसके नीचे दक्षिण भारत। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में ये नदी हमने कहा साहब कितने राज्यों से, कितने जिलों से गुजर रही, 5 जिलों से। अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, इन 15 जिलों से गुजरती है नर्मदा नदी। याद होना चाहिए आपको ये 15 ही जिले। ठीक है, अब देखिए नर्मदा में की कुल 41 सहायक नदियां हैं। देखो नर्मदा की कितनी सारी नदियां, 41। कैसे समझिए आप, ऐसे देखिए, यहां पर कौन सा पर्वत है, विंध्याचल, यहां पर कौन सा पर्वत है, विंध्याचल के इस तरफ की नदियां नर्मदा में, और उस तरफ नदियां चंबल वगैरह, बेतबा, सोन काय मिलेंगी, यमुना, गंगा में। ठीक है, अरे पर्वत है ना, ऐसा होगा पर्वत, जा तरफ की जा तरफ, बा तरफ की बा तरफ, ये जल विभाजक क्षेत्र हो गया, ऐसे ये जल विभाजक क्षेत्र हो गया, इस तरफ इस तरफ। तो देखिए अब ये नर्मदा नदी जा रही है, जैसे मुझे नर्मदा नदी मान लो, मैं नर्मदा नदी हूं, तो ये मेरा कौन सा हाथ है, दायां, ये कौन सा है, बायां, तो ये कौन सा किनारा हो गया, तो नर्मदा के दाएं किनारे को पानी काय से मिल रहा है, विंध्याचल से, और बाएं किनारे को काय से मिल रहा है, सतपुड़ा। ठीक है, और समझ लीजिए नर्मदा के दाएं किनारे में नदियां जो मिलती हैं वो कहां से मिलती हैं, विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी ढाल से। ये विंध्याचल पर्वत हुआ, इसका ये कौन सा ढाल है, दक्षिणी ढाल, ये कौन सा ढाल है, उत्तरी ढाल। समझ में आ रही बात है, कोई रीजन नहीं है। नर्मदा नदी के ये दायां हिस्सा है, दाएं किनारे में जो नदियां मिलती हैं वो विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी घाट से मिलती हैं, और नर्मदा नदी के बाएं किनारे में जो नदियां मिलती हैं वो सतपुड़ा पर्वत के उत्तरी ढाल से। कौन ढाल हो गया, उत्तरी ढाल। तो यहां से हमने कहा ये नदियां इस प्रकार से मिलती हैं, कुल कितनी मिलती हैं, दोनों तरफ से मिलाकर के 41। कितनी मिलती हैं, 41, सबसे ज्यादा नदी मिलती हैं, 41 नदियां मिलती हैं। उनमें से आप देखेंगे कि जो है 22 नदियां कहां से मिलती हैं, बाएं किनारे से। बरनार, बंजर, तबा, छोटी तबा, कुंदी, देव, दूधी, शेर, शक्कर, गंजाल, गोही, ये नदियां, ऐसी कितनी नदियां हैं, 22 नदियां जो कहां से मिल रही हैं, बाएं किनारे से, मतलब सतपुड़ा पर्वत से। कहां से मिल रही हैं, और 19 नदियां, अब ये नाम याद ना हो पाए तो 22 और 19 तो याद हो जाए कम से कम, कि 22 मिल रही है काय से, बाएं से, और दाएं से मिल रही है कितनी, सतपुड़ा से कितनी मिल रही है, 22,
और विंध्याचल से कितनी मिल रही हैं? 19। कितनी मिल रही हैं? 19। तो दाएं किनारे से 19 नदियां, हिरन, तिंद्रौनी, बरना, चंद्र, केसर, कानर, मान, ऊंटी, हथनी, ये नदियां कहाँ से मिल रही हैं? देखिए ये हमने यहां पर देखा, इसमें अनेक नदियां जो ऊपर से आ रही हैं, इसकी संख्या कितनी है? 19 है। और जो नदियां नीचे से मिल रही हैं उनकी संख्या कितनी है? 22 है ना। देखो ये बरना नदी ऊपर से मिल रही है, कोलार नदी भोपाल से, हिरन नदी, ये नदियां ऊपर से मिल रही हैं। ऐसे ये देखिए, ये हमने कहा साहब शेर नदी, ये शक्कर नदी, ये दूधी नदी, ये बरगी नदी, ये बंजर नदी। और सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है? तवा। नर्मदा में बहुत सी नदी मिल रही है, कितनी मिल रही है? 41। पर सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तवा नदी, जिसके किनारे तवा नगर और पचमढ़ी शहर बसा हुआ है। किस नदी किनारे? तवा। तवा पर ही मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध बना हुआ है। तवा नदी पर तवा बांध सबसे लंबा बांध बना हुआ है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध। ठीक है। अब्बा क्षेत्र की बात करें तो इसका अब्बा क्षेत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 89.8% भाग कायम पड़ता है एमपी में, 2.7% महाराष्ट्र में और 8.5% आप जानते हैं नर्मदा नदी सबसे कहां बह रही है? मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पे गुजरात में, और सबसे कम कहां बहती है? महाराष्ट्र में। तो सबसे ज्यादा अब्बा क्षेत्र कहां आएगा? मध्य प्रदेश में। अब्बा क्षेत्र तो तुम समझते हो, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका क्या कहलाएगा? इसका अब्बाहत क्षेत्र। ये आगे भी जाएगा, ये कहां पे जाकर गिर रही? खंबात खाड़ी में। तो यही थोड़ा सा इलाका का पड़ता है महाराष्ट्र का, बाकी ये पूरा इलाका का है गुजरात का, ये थोड़ा महाराष्ट्र का हो, ये हमारा पूरा क्या का हो गया? एमपी का हो गया। क्या हो गया? एमपी। तो 89.8% अब्बा तंत्र, अब्बा क्षेत्र कहां है? मध्य प्रदेश। 2.7% महाराष्ट्र और 8.5% गुजरात। ठीक है, सही में यही बात। अब देखिए आ गए आप, इस पर हमने बहुत सारे बांध बना रखे हैं, बड़े बड़े बांध। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, क्योंकि इसमें 41 नदी मिलती हैं। नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं? नदी और उसकी सहायक नदियों पर जो बांध बनाए जाते हैं उसे कहते हैं नदी घाटी परियोजना। अकेली मुख्य नदी पे नहीं, उसमें जितनी नदियां मिल रही हैं सब पे मिलाकर के जो बांध बनाए जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक मंदिर की संज्ञा दी थी। क्या दी थी? क्योंकि नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं, क्योंकि एक नदी पर जब बांध बनाते हैं तो बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। अपन वहां पे मछली पाल लो, सिंचाई दे लो, पीने के पानी की व्यवस्था हो जाए, नौका चल जाए, पर्यटन बढ़े, लोग वहां घूमने फिरने जाएं, तो कितने सारे काम होते हैं एक नदी पर बांध बना। इसे क्या कहा गया? आधुनिक मंदिर कहा नेहरू जी ने। हम इसे बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं, क्योंकि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं नर्मदा नदी को। और नर्मदा नदी में 41 नदी आके मिलती है, इसलिए बहुत सारे बांध बनाए गए। इस पे कुल हमने कहा साहब 29 बड़े बांध हैं, 135 मीडियम और 3000 छोटी योजनाएं या तो बन गई हैं या कुछ बन रही हैं, निर्माणाधीन है। सबसे बड़ा बांध इस पे कौन सा है? सरदार सरोवर परियोजना है, जो कहां पर है? गुजरात में। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 3 प्रदेशों ने मिलकर बनाया है। गुजरात में सरदार सरोवर, वहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया के सबसे ऊंची 181 मीटर लंबी प्रतिमा देखिए आपने, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी है गुजरात में, बहुत बड़ी है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक। अच्छा देखो एक बात समझना कि गुजरात शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है, महाराष्ट्र शामिल है, ये तो समझ में आता है क्योंकि तीनों से बह रही नर्मदा नदी। पर इस राजस्थान क्यों शामिल किया है? क्योंकि कुछ 2, 4, 6, 8 नदियां जोरे मोरे राजस्थान के बीच में आके मिल जाते हैं, तो बोलने के भाई हमारा पानी भी जा रहा है इसलिए हमें भी समझ करो। इंदिरा गांधी नर्मदा सागर परियोजना, नर्मदा सागर परियोजना, ये कहां पर है? खंडवा, पुनासा में और ओमकारेश्वर महेश्वर में ये हमने बांध बनाया हुआ है। ठीक है, इस पे ये बहुत सारी अलग अलग ये देखो, अब कितनी परियोजना, तबा परियोजना, या फिर इसमें हमने और सारी ओमकारेश्वर परियोजना, जोबट परियोजना, मान परियोजना, ऐसी हमने बहुत सारी परियोजना इस पर लागू हैं। अन्य तथ्यों की बात करें तो नर्मदा अपने उद्गम स्थल से 8 किलोमीटर दूर पर
कपिल धारा जलप्रपात और 10 मीटर दूरी पर क्या बनाती है, दुग्ध धारा प्रपात बनाती है। अब आप इसको देखिए जरा, पीछे ही दिया होगा, इसमें देख लीजिए यहीं पर नर्मदा कुंड अमरकंटक से निकलती है। इसमें झरने क्या बता रहा था मैं आपको, झरने बता रहा था, ये नहीं आप समझ लीजिए यहीं पर ये जो अमरकंटक है, अमरकंटक में कौन कौन सी झरना है, दुग्धधारा और कपिल धारा, यही निकलती है वहीं पर, दुग्धधारा और कपिल धारा। फिर आगे आती है काय में, जबलपुर में, तो यहाँ पर पड़ता है कौन सा, धुआंधार जलप्रपात, समझते हैं झरने, वाटरफॉल, दुग्धधारा कपिल धारा अनूपपुर में, और हमारा धुआंधार, भेड़ाघाट, सफेद संगमरमर कहां पर, जबलपुर में। और आगे आप आओगे तो इधर खंडवा खरगोन में, यहाँ खरगोन में मिलता है सहस्त्र धारा, महेश्वर में सहस्त्र धारा, सहस्त्र माने हजारों धाराएं ऊपर से गिरती हैं। तो ऐसे अलग अलग यहाँ पर बहुत सारे इस पे क्या है, झरने हैं। देखिए तो हमने कहा साहब अपने उद्गम से 8 मीटर दूर पर कपिल धारा, 10 मीटर दूर पर दुग्ध धारा बनाती है, दोनों अनूपपुर में है। जबलपुर स्थित में भेड़ाघाट के समीप क्या बनाती है, धुआंधार जलप्रपात 18 मीटर बनाती है। यहाँ पर संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं और 64 योगिनी मंदिर भी है। 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश में बहुत सी जगह, जैसे कि खजुराहो में भी है, जैसे कि हमारा उज्जैन में भी है, जैसे भी हमारा ग्वालियर में भी पड़ता है। तो ये 64 योगिनी मंदिर माताओं के मंदिर होते हैं, ठीक है। नर्मदा का कछार, कछार मतलब समझ रहे हो, जो उसके इलाके में वो मिट्टी को फैलाती है। अब ये सकरा है, सकरा क्यों है, क्योंकि एक तरफ विंध्याचल एक तरफ सतपुड़ा, तो पतली सी नाली से बह रही है। नर्मदा कछार एक सकरा और लंबा कछार है जिसकी आकार नर्मदा घाटी का भौगोलिक दृष्टि से एक भ्रंश घाटी का होना है। कछार का विस्तार नर्मदा के उत्तर की तुलना में दक्षिण में अधिक है। ठीक, आगे देखते हैं। नर्मदा नदी प्रायद्वीप भारत की अधिकांश नदियों की दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। महेश्वर के समीप सहस्त्र धारा, महेश्वर के समीप सहस्त्र धारा, महेश्वर का प्राचीन नाम महेशमती था। आपने फिल्म देखी बाहुबली, महेशमती साम्राज्य, ये वही महेशमती साम्राज्य। और यहाँ पर एक जो राजा हुआ करते थे जिनका नाम था कीर्तिबीन सहस्त्रबाहु अर्जुन, है ना, सहस्त्रबाहु अर्जुन, सहस्त्रबाहु जिनके सहस्त्र हाथ थे, उन्होंने नर्मदा नदी के प्रवाह को अपने सहस्त्र हाथों से रोक दिया था। पर जहां जहां ऐसे सहस्त्र हाथों से 9 नंबर 5 हीट गओ, वो कब बन गए, सहस्त्र धारा जलप्रपात। हांडिया से बड़वाह के भाग में मंदार और दर्दी, ये 2 जलप्रपात हैं। हांडिया और बड़वाह के बीच में उधर ही खंडवा खरगोन तरफ मंदार और दर्दी जलप्रपात। तो मंदार, दर्दी, कपिल धारा, दुग्ध धारा, सहस्त्र धारा, भेड़ाघाट, ये सब किसके झरने हो गए, नर्मदा नदी। टाइम आ रही कि नहीं आ रही। और इसके किनारे पर शहर होशंगाबाद, जबलपुर, महेश्वर, ओमकारेश्वर और बुधनी, ये क्या होगा, इसके किनारे पर बसे हुए शहर। ध्यान सुनिए, मैंने इसलिए कहा था आपसे कि नदियों के बारे में हमको पढ़ना है लेकिन टाइम लगता है, क्योंकि नदियों के बारे में थोड़ा सा, अब हम अगली नदी चंबल आती है लेकिन उसको आज नहीं पढ़ेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। देखो अब एक और बात सुनो मेरी, कि कल एक छोटा सा क्लास में कार्यक्रम है अपने यहाँ पे, स्वावलंबी भारत